हेलो फोक्स। आज हम लोग एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस केस की वजह से हमारी पूरी कंट्री के 2 साल के लिए जितने कॉमन सिटीजन्स थे प्लस जो उस टाइम के हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन सब के फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लिए गए थे। आपको समझ आ गया होगा मैं इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी हमारी कंट्री में ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1975 टू 1977 इंदिरा गांधी सरकार ने लगाई थी। और एक बहुत बड़ा रीज़न इस केस को माना जाता है हमारी कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज़ करने का। तो आज हम लोग इसी केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हुआ था ऐसा इस केस में जिसकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार को इमरजेंसी इम्पोज़ करनी पड़ी हमारी कंट्री पे। तो जान लेते हैं। इस केस का सबसे पहले नाम जान लेते हैं, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ईयर 1975। अब इसमें सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस केस को ये कैसे, इसका क्या हुआ, फैक्ट्स क्या थे इस केस के। तो हमारे जब ईयर 1971 चल रहा था, 1971 में हमारे 5th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे थे। और उसमें जैसा आप सबको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली सीट है रायबरेली। वहाँ से रायबरेली से इंदिरा नेहरू गांधी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। और उनके जो अपोजिशन में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वो थे राम मनोहर लोहिया एसएसपी के लीडर राज नारायण। अब राज नारायण जो ये इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से इंदिरा नेहरू गांधी से इलेक्शन में हार गए। और इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी बहुत बड़े मैंडेट के साथ इलेक्शन जीती। आप और कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में 5th लोकसभा इलेक्शन में 352 352 सीट इन्होंने लाए, 5 से 518 में से। आउट ऑफ 518 उन्होंने 352 सीट्स एक्वायर करी। इसमें इंदिरा गांधी की भी अपनी रायबरेली की सीट थी जिससे वो बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीती थी राजनारायण से। अब राजनारायण को जब ये बात पता चली, उनको इलेक्शन का रिजल्ट पता चला, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए अपने इलेक्शन के रिजल्ट से। और डिसअपॉइंट होने के बाद उन्होंने एक अपील फाइल करी कोर्ट में कि आप कोर्ट को, और कोर्ट से ये प्लीड करा कि आप इस इलेक्शन को जो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंडक्ट कराया था, उसको नल एंड वॉइड कर दीजिए। नल एंड वॉइड घोषित क्यों कर दीजिए? उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अब जब पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री पीएम के इलेक्शन कंडक्ट होने लगे ऑन 24th ऑफ अप्रैल 1974 को, जब पीएम के इलेक्शन होने लगे, तो जो हमारे राजनारायण थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब पिटीशन फाइल करी, उन्होंने उसमें ये कंटेस्ट करा कि मिसेस गांधी ने वॉयलेट किया है इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को। और ये भी कहा कि इनका इनका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हेल्प किया है इलेक्शन जीतने के लिए। स्टेट मशीनरी जैसे कि हमारे जो पुलिस वाले आते हैं स्टेट मशीनरी में, वो उन लोगों को यूज़ करके इंदिरा गांधी ने इलेक्शन पे जीत पाया है। तो गवर्नमेंट व्हीकल जैसे उनमें उन्होंने गवर्नमेंट व्हीकल जो सरकारी लोगों को गवर्नमेंट व्हीकल्स मिलती है, उनका यूज़ करा है इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। लोगों को दारू बाँटी है, लिकर बाँटा गया है और ब्लैंकेट्स बाँटी गई हैं, ताकि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएँ और वोटर्स उनको वोट दे सकें, इन्फ्लुएंस होके। और जो एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कमीशन एक अमाउंट डिसाइड करता है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कंटेस्ट करा कि इन्होंने एक्सीड करा है कैंपेन एक्सपेंसेस को। तो जब ये सारी बातें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे रखी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट में इंदिरा गांधी को इसमें गिल्टी पाया और उन्होंने इस इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। और ये कब करा उन्होंने? उन्होंने ये 12th जून 1975 को डिसीजन सुनाया और उन्होंने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस पे। और इस वजह से मिसेस गांधी जब गिल्टी पाई गई, तो शी वाज़ बार्ड फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर अनदर 6 मंथ्स। मतलब उनको 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई कि अब वो इलेक्शन, क्योंकि उन्होंने गिल्टी प्रैक्टिसेस को यूज़ करके इलेक्शन जीता है, तो उनको 6 महीने के लिए बार कर दिया गया कि अगले 6 महीने तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। मिसेस गांधी को जब ये डिसीज़न पता चला, तो मिसेस गांधी ने अपील फाइल करी इस फैसले के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारे।
अब सुप्रीम कोर्ट जो था वो हमारा उस टाइम पे वेकेशन पे था। आप सभी को जो कोर्ट जाते होंगे, जो एडवोकेट होंगे या जो अभी जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर अभी स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें पता होगा कि कोर्ट्स में हमारे रेगुलर बेसिस पे जैसे वेकेशंस पड़ती हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे वेकेशंस चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट जब वेकेशंस के टाइम पे था, स्टिल उन्होंने इंदिरा गांधी को एक ग्रांट करा एग्जीक्यूशनल स्टे कि आप अपनी पावर को एन्जॉय कर सकती हैं जब तक हम अपना, और उन्होंने स्टे लगा दिया। इट मीन्स उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा दिया, रोक दिया कि ये जब तक हम अपना नया डिसीजन नहीं सुनाते तब तक उस डिसीजन पे स्टे है, और आप अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज़ एन आप अपनी पावर्स को एन्जॉय कर सकती हैं। अब देयर आफ्टर 25 जून 1975 को उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी। किसने घोषित करी? हमारे प्रेसिडेंट ने। और प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? फारूकुद्दीन अली अहमद। और फारूकुद्दीन ने अली अहमद ने, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब ये इमरजेंसी घोषित करी, तो आप समझिए कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन 12 जून 1975 को आया, और विद आफ्टर 13 डे, 13 डेज़ में मतलब कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन भी फाइल करी है, तो उसमें भी 5 दिन हुए होंगे। तो इन्होंने विदिन अ वीक इन्होंने हमारी कंट्री पे इमरजेंसी घोषित कर दी, और इमरजेंसी घोषित करने पे इन्होंने, प्रेज़िडेंट ने रीज़न ये दिया कि ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, इस वजह से मैं कंट्री में इमरजेंसी लगाता हूँ। और जैसा कि आप सबको समझ आ गया होगा कि बहुत लोगों को ये बात लगी कि ये इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन से। ये एविडेंट हो गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस की वजह से ही हमारी कंट्री पे इमरजेंसी लगाई गई है। अब ऑन 10th अगस्त 1975, आप समझिए कि 25 जून 1975 को हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई, और उसके बाद ये सारी जितनी आगे की प्रोसीडिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब ड्यू इमरजेंसी के दौरान हो रही हैं। अब इमरजेंसी के दौरान ऑन 10th ऑफ अगस्त 1975 में पार्लियामेंट 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है। नाइन उसमें वो ये क्या, और उसमें वो नाइन जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है, उसमें वो आर्टिकल 329 ए इंसर्ट करता है। अब हमारा 329 ए आर्टिकल क्या कहता है? 329 ए आर्टिकल ये कहता है कि वो पावर देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑल टुगेदर बार द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एंटरिंग द मैटर ऑफ इलेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से बार करा जाता है, उन पे रोक लगाई जाती है कि वो लोग, सुप्रीम कोर्ट, एक प्रधानमंत्री जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर, इनके इलेक्शंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता इलेक्शंस के मैटर में। उनके पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं दे रखी है। ये 329 ए कहता है। अब जब ये बात, अब सारी चीज़ घूम के इस चीज़ पे आ जाती है कि क्या ये 329 ए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देता है या नहीं देता है? तो अब हमारा इश्यू क्या अराइज़ होता है? इश्यू ये होता है कि क्या व्हाट वाज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ क्लॉज़ 4 ऑफ आर्टिकल 329 ए। तो इसका हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। उन्होंने सबसे पहले केशव नंदा भारती, जिसमें हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर समझाया गया है। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केशव नंदा भारती के केस का पूरा समझा के नीचे दे रखा है। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके केशव नंदा भारती का रेफरेंस ले सकते हैं। केशव नंदा भारती को कोर्ट ने रेफर करा। उन्होंने उसमें बोला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि केशव नंदा भारती में मेजर पार्ट हमारे बेसिक डॉक्ट्रिन के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया गया है। तो इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस में कहा, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेज दैट पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन उनके पास थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड इस तरीके से करे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हर्ट ना हो। तो उन्होंने इस बात को बहुत क्लियरली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ, ये केशव नंदा भारती केस में लेट डाउन करी गई थी। उन्होंने दूसरी चीज़ ये ऑब्ज़र्व करी कि जो ये हमारा 329 ए है, इसको स्ट्रक डाउन करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, ये वायलेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन
व्हिच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने हमारी कंट्री के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना और कहा कि अगर इलेक्शन डिस्प्यूट जो रिज़ॉल्व होंगे, वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही होंगे। और जो 329 ए है वो हमारे स्नैच कर लेता है, हमसे छीन लेता है ये राइट कि कोर्ट के पास अगर हमारे साथ कोई इलेक्शन में हमारे साथ धांधली होती है, तो हमारे से ये राइट छीन लेता है कि हम कोर्ट के पास जाएँ और कोर्ट उस पे अपना रिव्यू करे। तो और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। जो हमारी कंट्री और हमारी डेमोक्रेसी कंट्री की जो सबसे मेजर पार्ट है, आपकी कंट्री को डेमोक्रेसी कौन बनाता है? इलेक्शन ही आपकी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिस कंट्री में होते हैं, वो ही आपकी कंट्री को डेमोक्रेसी प्रूव करता है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उन सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 ए को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसके साथ कोई भी पार्लियामेंट स्ट्रक्चर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आप लोगों को दिखा होगा इस केस में और ऐसे बहुत सारे केशव नंदा भारती में भी आपको दिखेगा कि हमेशा पार्लियामेंट और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के बीच में एक पावर टसल चलती है जिसमें पार्लियामेंट प्रूव करता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ और सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन करके बताता है कि नहीं, हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि हर की अपना एक अलग रोल है और वो उसी हिसाब से हमारी कंट्री चलना चाहिए और वो ही हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण के लिए उन्होंने ये बोला कि जो अनमाल प्रैक्टिसेस यूज़ हुई थी वो गलत है। नहीं, इस केस में उन्होंने हाई कोर्ट का, जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उनके डिसीज़न्स को बदला और कहा कि जो इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती है वो सही जीती है, बट जो वो 329 ए ड्यूरिंग इमरजेंसी वो जो ये लेके आए हैं आर्टिकल, ये बिल्कुल तरीके से गलत है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, तो इसलिए उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अगर आपको इस केस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।